आग लगी है बस्ती में, जजेस अपनी मस्ती में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की उस इमारत में क्या कुछ चलता रहा, सबसे पहले तो वो आपके साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि कमरा अदालत या कमरा अदालतों में क्या क्या होता रहा। जजेस साहिबान की जानिब से जो बातें हुई हम अपने गुज़िश्ता व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में एक मुख्तलिफ पहराए के साथ उन तमाम तर ऑब्जर्वेशंस को देखेंगे और दूसरी जानिब जो चैम्बर्स में या आप कह सकते हैं कमरा अदालत नंबर 1 या 2 के बाहर जजेस साहिबान की जो मुलाकातें होती रही हैं, कुछ गैर रस्मी मुलाकातें, कुछ अलैक सलैक, वो क्या कुछ था और क्या जजेस साहिबान खुशगपियां लगाते रहे, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। और दूसरी जानिब आइंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा, इसका फैसला अब सुबह होगा। एक 12 रुकनी कमेटी है, वो तय करेगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे या फिर जस्टिस याया अफरीदी होंगे। जो पार्लिमानी कमेटी नई 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आप कह सकते हैं तश्कील पानी है, उसके लिए नाम तो मांग लिए गए हैं हुकूमती और अपोजिशन पार्लिमानी लीडर से, चाहे वो सेनेट के हों या कौमी असम्बली के हों। स्पीकर कौमी असम्बली ने इनिशिएट किया ये मामला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी नाम दे दिए गए हैं। JUI ने भी नाम दे दिए हैं, जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी नाम दे रही हैं। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी, सेनेट से गालिबन PTI और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो भी अपने नाम देगी कौमी असम्बली से। तो ओवरऑल जो 12 रुकनी कमेटी है, इसमें से 12 में से 8 अरकान दरकार हैं हुकूमत को अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस तैनात करने के लिए। 2/3 अक्सरियत अगर चाहिए तो उसके लिए 8 मेंबरान दरकार हैं। और आपको मालूम है इसमें और तो कोई रुकन होगा नहीं, सिर्फ पार्लिमानी या अरकान पार्लियामेंट होंगे हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस से। और ज़ाहिरी बात है अक्सरियत हुकूमत के पास होगी, मगर जो बताया जा रहा है वो यही है कि 7 जो अरकान होंगे कमेटी के, जो मेंबर्स होंगे वो तो हुकूमत के साथ होंगे, हुकूमत के होंगे, मगर 5 अपोजिशन के होंगे, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कामरान मुर्तज़ा साहब होंगे। अब दीगर जमातों की जानिब से कौन कौन होगा ये तो वक्त आने पर मालूम होगा, मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बनता जा रहा है, क्योंकि बहुत से लोग जो हुकूमती साइड पर हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह इज़ नो मोर एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं बनना। ना ही जस्टिस मुनीब अख्तर का चांस है हुकूमत के मुताबिक, या हुकूमती जो हमदर्द हैं, आप कह सकते हैं हुकूमती सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो सब कह रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और अगर जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जाता है तो ऑब्वियसली सुपरसीड किया जाएगा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, जो सीनियरिटी में पहले और दूसरे नंबर पर आएंगे जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद। और फिर चौथे नंबर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। अगर जस्टिस याया अफरीदी इनकार कर देते हैं, जो कि मेरी इतलात के मुताबिक नहीं करेंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो जाएंगे। और अगर वो भी इनकार करते हैं, इसी तरह आगे मामला बढ़ता रहेगा। मगर यहां पर अब थोड़ा सा रुक जाते हैं। जस्टिस याया अफरीदी के बारे में अगर ये कहा जा रहा है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, तो फिर आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा? क्योंकि हुकूमती जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि आईनी बेंच का सरबराह चीफ जस्टिस नहीं होगा। ये गलती वो दोबारा नहीं दोहराना चाहते जो माजी में उनको काफ़ी महंगी पड़ी है। आईनी बेंचेस पर अब जो जुडिशल कमीशन होगा वो सरबराह तैनात करेगा, या आप कह सकते हैं जो जज प्रिजाइडिंग होंगे इसका तयन अब वो जुडिशल कमीशन करेगा, जिसमें अगेन अक्सरियत हुकूमत की है, पार्लिमान की है। तो वो जो जुडिशल कमीशन है, इत्तलात के मुताबिक जो अभी तक इरादा है वो यही है कि अगर जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सीनियरिटी में उनके बाद आते हैं, उनको उस आईनी अदालत का बेंच बनाया, आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाएगा। यूं फिर आपको मालूम है मामलात बेहतरी की तरफ हुकूमत के लिए हो जाएंगे और जो खौफ था 12 जुलाई के बाद से हुकूमती सफ़ों में, उसमें कोई कमी आएगी। जो आप कह सकते हैं इरादा है वो तो यही है। दूसरी जानिब कुछ ज़राए और कुछ हुकूमती ज़राए भी ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अब भी चांस है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अब भी चीफ जस्टिस की दौड़ में हैं और उनके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इसमें एक जो लॉजिकल कंक्लूजन अगर हम ड्रॉ करें तो वो ये बनता है
کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان تعینات کر بھی دیا جاتا ہے اور پھر جو آئینی بینچ ہے اس کی سربراہی جسٹس منصور کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو دے دی جاتی ہے تو پھر بھی مقاصد تو حاصل ہو جائیں گے۔ میں جسٹس یحییٰ آفریدی پر سوال نہیں اٹھا رہا، میں ان کی سربراہی میں بننے والے 3 یا 5 رکنی لارجر بینچ کی اوپر بات کر رہا ہوں کہ اس میں کون کون شامل ہوگا۔ اگر 3 رکنی بینچ بنتا ہے تو اس میں آبویسلی سینیارٹی کو دیکھا جائے تو جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل ہوں گے جو کہ اکثریت میں بھی ہوں گے اگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان کا ساتھ نہیں دیتے، اور پھر اگر 5 رکنی بنایا جائے تو پھر اس میں جسٹس محمد علی مظہر بھی آ جاتے ہیں اور جسٹس عائشہ ملک بھی آ جاتی ہیں، پھر بھی جو اکثریت ہے وہ حکومتی ہم خیال ججز کے پاس ہی ہوگی۔ تو یہاں پر اب بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یہ حکومت کبھی بھی نہیں بنائے گی، ان کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس نہ بنا کر شاید حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ایک وکلاء تحریک کے آغاز کا بھی ان کو ڈر ہے، اور وکلاء صاحبان تو آپ کو معلوم ہے پہلے سے تیاری میں ہیں، مگر اگر انہیں چیف جسٹس تعینات کر بھی دیا جاتا ہے باوجود اس کے حکومت اپنے گولز اچیو کر سکتی ہے۔ جب ایک چیف جسٹس کو ٹوتھ لیس کر دیا جائے گا اور آئینی بینچ کی سربراہی ان کے پاس نہیں ہوگی تو پھر وہ چیف جسٹس کیا کریں گے؟ اب آتے ہیں اصل ٹوسٹ کی طرف۔ اصل ٹوسٹ ناظرین یہ ہے کہ آج ہم نے کمرہ عدالت نمبر 2 میں دیکھا، گو کہ 2 مختلف کمرہ عدالت تھے، کمرہ عدالت نمبر 2 اور کمرہ عدالت نمبر 1، دونوں میں کافی حد تک آئینی مقدمات سامنے آئے۔ ایک مقدمہ تھا بلے کے نشان والا 13 جنوری کا جو انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف ریویو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور دوسرا تھا مسابقتی کمیشن والا، وہ تھا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک کے سامنے۔ اب اپروچز آپ دیکھ لیں، ترمیم وہ جو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بظاہر ایما پر کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آپ کے رضامندی کے بعد آئی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں اور جسٹس عائشہ ملک اور 3 رکنی جو ان کا بینچ تھا، انہوں نے اس مقدمے کی سماعت آگے نہیں بڑھائی اور انہوں نے اس آئینی ترمیم کو جواز بنا کر کہا کہ اب یہ معاملہ مؤخر کیا جاتا ہے، کچھ عرصہ کے بعد معلوم ہوگا کہ آیا یہ بینچ اس کو سن سکتا ہے یا کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا۔ یہ ابھی ڈیفائن ہونی ہیں چیزیں، کیونکہ ابھی تو ترمیم ہوئی ہے، آبویسلی اس پر معاونت بھی طلب کی جائے گی۔ دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں جن کے سامنے یہ بات بھی رکھی گئی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے یہ بات نہیں رکھی گئی تھی۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کے سامنے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آئینی ترمیم کی بات رکھی، مگر انہوں نے باوجود اس کے جو ٹھان کر آئے تھے وہ فیصلہ کر دیا اور اس آئینی ترمیم کو بھی انہوں نے کسی خاطر میں نہیں لائے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید انہیں اندازہ تھا آئینی ترمیم کو اگر وہ خاطر میں لے آئے تو وہ اس مقدمے کو نہیں سن سکیں گے، اور جو نتائج آج حاصل ہو چکے ہیں یہ نہ ہو سکتے۔ اب اس میں ایک اور ڈیفرنٹ اینگل ہے، وہ یہ اینگل ہے اگر ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بات کریں یا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی، جنہوں نے آج کچھ آبزرویشنز دی ہیں، تاثر یہ مل رہا ہے کہ آج جو مقدمہ مسابقتی کمیشن کا تھا یہ بیسیکلی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کا تھا، اور اس طرح کے سینکڑوں مقدمات اس وقت بھی سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں، زیر سماعت بھی ہیں۔ اب جوں جوں وہ مقدمات دوبارہ سے سماعت کے لیے مقرر ہوں گے، اگر ججز صاحبان ہر مقدمے میں ہی یہ سوال اٹھانے لگ جائیں اور مقدمات کو آگے لے جائیں کہ یہ معاملہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہے، تو پھر معاملات بگاڑ کی طرف جائیں گے۔ آج میری صبح ایک وکیل صاحب سے بات ہو رہی تھی جو کہ حکومتی حلقوں میں بڑے مقبول ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اصل پلان تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تھا جسے پاکستان تحریک انصاف نے بظاہر ناکام کر دیا ہے، اور معاملہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پر آ رکا ہے، لیکن تیاری تو تمام تر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تھی۔ اب جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بن چکا ہے اور جو اصل مقصد تھا ان کے مطابق، میں آئی ڈونٹ بائی اٹ، بٹ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد ان آئینی ترمیم کا، اس آئینی ترمیم کا یہ تھا کہ عوام کو انصاف ملے، جو عوام کے مقدمات ہیں، جو لیٹیگینٹس کے مقدمات ہیں، ان کو جلد ڈسپوز آف کیا جائے، نمٹایا جائے، مگر آئینی بینچ سے وہ مقدمات جلد نمٹتے نظر نہیں آ رہے۔ تو ایونچولی جو معاملہ ہے، کیونکہ یہ اتنا گند ڈلنے والا ہے آئندہ آنے والے چند دنوں میں، کہ ایونچولی یہ معاملہ جو ہے وہ جائے گا ایک اور آئینی ترمیم کی طرف، اور پھر ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو کہ ان دا فرسٹ پلیس بنائے جانے کا ارادہ تھا، جسے پاکستان تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان، وکلاء تنظیموں نے ناکام کیا، اس کو دوبارہ سے عمل میں لایا جائے۔ ایک تو یہ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے، اور دوسری جانب ججز صاحبان
इस तरमीम को फ्लॉप करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और हर मुकदमे में जब वो बार बार अटॉर्नी जनरल ऑफिस को पूछेंगे और बताएंगे कि हमें हमारी मुआवनत करें, हम ये मुकदमा सुने या ना सुने, इससे जो पहले से ज़ेर अल्तवा मुकदमात जिनकी तादाद थैंक्स टू काजी फायज साहब 60,000 से तजावज़ कर चुकी है, वो तादाद फिर 70,000 तक भी पहुँचेगी, हो सकता है 80,000 तक भी पहुँच जाए, क्योंकि जजेज़ वही हैं और मुकदमात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और जजेज़ अगर हर मुकदमे में ही ये कहने लग जाएं कि ये मुकदमा हम नहीं सुन सकते, वो तमाम तर मुकदमात जो वो नहीं सुन सकते, क्या वो आइनी बेंच कंक्लूड कर पाएगा? ये बहुत बड़ा एक डिलेमा बन चुका है। और अब ये जो मैस है ये मज़ीद बढ़ेगा और दर्द सर बढ़ेगा इस हुकूमत का। माजी में भी कई ऐसी कानून साजियाँ की गई हैं इस हुकूमत की जानिब से। एक छोटी सी मिसाल रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है कि हुकूमत को फिर वो वापस लेना पड़ी। बज़ाहिर तो हमें नज़र यह आता है कि हुकूमत बड़ी तैयारी के साथ करती है तरामीम, मगर फिर अंदाज़ा होता है कि ये तैयारी बिल्कुल ही नहीं की गई थी। ये जो एंगल है नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमारी इत्तलात के मुताबिक जो लाने वाले हैं तरामीम उनको भी अंदाज़ा है। और अब जो मुनीफ फारूक जैसे जय्यद सहाफ़ी ये दावे कर रहे हैं कि ये 26वीं आइनी तरमीम तक मामलात नहीं रुकेंगे, इसके बाद 27वीं भी होगी, 28वीं भी होगी। मुझे मालूम नहीं है किसकी ईमा पर वो ये सब कह रहे हैं, किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वो ये सब कह रहे हैं, मगर वो जो ये सब कह रहे हैं उसको हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो जहाँ से कहते हैं आपको पता है वो फिर होता ही है। तो जो मुनीफ फारूक साहब हैं उनकी इस बात को अगर आप इसके साथ जोड़ें कि आइनी बेंच का आइडिया जब फ्लॉप होगा तो फिर मामला क्या आइनी अदालत की तरफ नहीं जाएगा? ज़ाहिरी बात है जजेस साहिबान तो शायद ना लेकर जाएं, मगर जो पहले आइनी बेंच पर जिन्हें रजामंद होना पड़ा फिर उन्हें जवाज़ मिलेगा आइनी अदालत के क़याम को, और फिर बहुत से फरीकैन उनके साथ हामी भी भर लेंगे इस एक नुक्ते के ऊपर। अब आते हैं जजेस साहिबान क्या सोच रहे हैं। बिलखसूस अक्सरियती जजेस साहिबान जो हमें नज़र आ रहा है डायरेक्टली मुतासरीन में से हैं। इस आइनी तरमीम के बाद मेरी मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं, जो सीनियर वकला हैं, उनसे बात हुई है। वो सब ये मानते हैं कि ये जो आइनी तरमीम है ये दरअसल आइन के बुनियादी ढांचे के ही खिलाफ है। अव्वल जो 3 रियासत के सतून हैं, ट्राकोटमी ऑफ पावर जो है उसके अगेंस्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली जब हाउस ही मुकम्मल नहीं है तरमीम कैसे अमल में लाई जा सकती है? तो इस बेस के ऊपर जो वकला बरादरी है वो तो कायम है कि ये तरामीम ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगी, मगर अदलिया को इस कदर टूथलेस कर दिया गया है कि अब अभी हबीब अकरम साहब के साथ मैं एक प्रोग्राम में था, वो बड़ी दिलचस्प बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पहले हम कहा करते थे अदलिया एक आइनी इदारा, बदकिस्मती के साथ जो हशर कर दिया गया है इस आइनी तरमीम में इस अदलिया के साथ, अब वो अदलिया नहीं रही, अब वो हुकूमत का एक मातहत महकमा रह चुकी है, जिसमें अब तैनातियाँ भी हुकूमत की मर्ज़ी से होंगी और बेंचेस भी हुकूमत की मर्ज़ी से बनेंगे। तो अब ये जो जजेस साहिबान ख़ुद को कहलवाते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, पेंशन्स लेते हैं, खानसामे इनके साथ होते हैं, गाड़ियाँ इनको मिलती हैं, पेट्रोल मिलता है, फ्यूल मिलता है, गैस और बिजली अनलिमिटेड, क्या कुछ नहीं मिलता। ये जो जजेस का एक रुतबा इनको मिला हुआ है, अब वो रुतबा भी उनके पास नहीं रहा। अब इस आइनी तरमीम के नतीजे में वो भी महज सरकारी मुलाजम ही रह चुके हैं और तमाम जजेस साहिबान बस अब इसी कोशिश में होंगे कि किसी तरह हम हुकूमत को प्लीज़ कर लें और अपनी जो कन्फर्मेशन है वो करवा लें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक उन्होंने बात की, और राइटली सो, एग्जैक्टली है ही ऐसा कि जो आपने ट्राकोटमी ऑफ पावर को छेड़ दिया है, अदलिया की आज़ादी को डायरेक्टली आपने वाइप आउट कर दिया है, आइन से ही मिटा दिया है, उसके बाद अब पीछे क्या रह जाता है? अब ये जजेस साहिबान, हर जज इस कोशिश में होगा, ख़ास करके जो सीनियरिटी में पहले 3 जजेस होंगे, कि भाई मैं अपना CV ज़रा मजबूत कर लूँ, हुकूमत के हक़ में 2-4 फैसले लिख लूँ, क्या पता हुकूमत एक नज़र करम मुझ पर भी कर दे। अभी तक जो सीनियर तरीन 3 जजेस हैं उनका तो चले हमें मालूम है, उनके पोर्टफोलियोज़ या उनके बारे में हम ये मानते हैं, ये जानते हैं कि वो काबिल जजेस हैं। उनको इस तरह के जो कोशिशें हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी काबिलियत के ऊपर तो उनके नाक़दीन को भी इवन शक नहीं है, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह हो, जस्टिस
या अफरीदी हों या जस्टिस मुनीब अख्तर हों, मगर उसके बाद फिर आप जाएं तो फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। अब ये कहा जा रहा है, मैंने शुरू में कहा था कि आग लगी है बस्ती में, जजेस अपनी मस्ती में। वो क्यों कहा था? मुझे जो इत्तला मिली है, जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि आज एक मुलाकात भी हुई है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, जस्टिस या अफरीदी साहब की और जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की, और गालबन ये मुलाकात सुबह कमरा अदालत में अपने मुकदमात पर समाअत के लिए जाने से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में हुई है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये मामूल है जजेस साहिबान का कि जस्टिस मंसूर साहब के चैम्बर से अक्सर निकलते हैं, मगर आज जो ये वहाँ पर बैठे हैं, काफ़ी देर इनकी गपशप भी हुई है। जब कमरा अदालत से बाहर निकले हैं तो जो आइनी शाहिदीन है वो ये बताते हैं कि बड़े खुशगपियाँ लगाते हुए तीनों जजेस साहिबान आ रहे थे, हाई फाइव करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस या अफरीदी साहब को देखा गया, और इस तरह का कोई तासुर नहीं मिला कि जजेस साहिबान में कोई इस्तिराब है, कोई परेशानी है। भाई आइनी तरमीम आ चुकी है, कौन होगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जो एक लॉबिंग होती है, जो कोशिश की जाती है कि भाई मैं अपने लिए लॉबिंग कर लूँ, मुझे चीफ जस्टिस बना दें, एक कोशिश करता है मुझे चीफ जस्टिस बना दें, तो बज़ाहिर ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही और जजेस बिल्कुल रिलैक्स हैं। उनकी जानिब से एक ऐसा पैगाम दिया जा रहा है कि भाई जो भी हो जाए हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उससे अंदाज़ा यही होता है कि दे आर वेरी मच रिलैक्स्ड। उनको इस आइनी तरमीम को अभी वो खैर जायज़ा भी ले रहे हैं इस आइनी तरमीम का, और उन्होंने कोई इंस्टेंट उसके ऊपर रिएक्शन दिया नहीं है। जो एक रिस्पॉन्स एंटिसिपेट किया जा रहा था वो शायद इसी वजह से नहीं किया जा रहा, और शायद दूसरी वजह यह भी है कि जजेस साहिबान इंतज़ार कर रहे हैं उस नोटिफिकेशन का जो कल इस 12 रुकनी कमेटी की मीटिंग के बाद मुतवक्के है, सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून जारी करेगी कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। मोस्ट प्रॉबेबली तब एक रिस्पॉन्स आ सकता है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं होता तब सिनेरियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो सकता है। फिर जजेस साहिबान का भी मालूम होगा कि कौन कहाँ खड़ा है, क्योंकि आज की जो मेरी इतलात हैं गो कि जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस या अफरीदी हों, जस्टिस अत्तर मिनल्ला हों, दे आर क्लोज फ्रेंड्स, बहुत अच्छा से चैम्बर फेलोज भी रहे हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पर इनको देखा गया, बड़े अच्छे दोस्त हैं। दीगर जो जजेस साहिबान हैं जो उन 8 जजेस में शामिल हैं, उनमें से 1-2 विकटें गिरने की भी बात हो रही है। विकटें गिरने की बात अगेंस्ट काजी फाइज से नहीं हो रही, बट क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही होगा जो अब ड्राइव करेगा अगले आने वाले चंद सालों में सियासी मंजरनामे को भी टू सम एक्सटेंट। तो कोशिश होती है कि हम भी उस बेंच में हों। देखते हैं कौन कौन उस हवाले से कोशिश कर रहा है। कुछ चीज़ें तो हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, उस पर आपके साथ बात करेंगे, मगर फिल वक्त नाज़रीन जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि काजी फायद ईसा साहब जो बहुत कुछ कर गए हैं, अब उनके ऊपर हम ज़्यादा क्या बात करें, हमने बहुत सी बातें उनके हवाले से कर ली हैं। अब वो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं और उनके बारे में बस यही कहा जा सकता है कि उन्होंने जाते जाते अपने जजेस साहिबान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जो उनके दोस्त रहे हैं, उन सबको ये पैगाम दिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।